नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। त्रिपुरा के अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, हम वर्षों से आतंकवाद और अहिंसा से जुड़े थे, इसलिए सभी राज्यों को पुलिस का लक्ष्य हिंसा से मुक्ति पाना था। वह काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक नागरिक को भी संविधान में दिए गए अधिकार, अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार, अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार और अपने परिवार की रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जो इन 3 नए आपराधिक कानूनों में है। सालों तक आतंकवाद से जूझते रहे, हम सालों तक अहिंसा से जूझते रहे, तो सभी राज्यों की पुलिस का लक्ष्य यही रहा कि हिंसा से मुक्ति पाले। वो काम अब लगभग हो चुका है। अब समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी, नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को संविधान ने दिए हुए अधिकार मिले, उसकी संपत्ति के रक्षण का अधिकार मिले, इसके सम्मान के संरक्षण का अधिकार मिले और उसके परिवार के संरक्षण का अधिकार मिले, जो ये 3 संहिताओं में है। अब समय आ गया है नॉर्थ ईस्ट के पूरी पुलिस का कल्चर बदलने का, इसकी दिशा बदलने का। यहां शांति हो चुकी है। अब हमारा ध्यान उग्रवादी जुथों के साथ मुठभेड़ की जगह नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसकी और पूरे सभी राज्यों के गृह मंत्रालय का ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की पुलिस के अप्रोच के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और फोकस के अंदर, तीनों के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। परंतु इसकी पूर्व शर्त है कि ये तीनों संहिताओं का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ अंदर हो जाए। मेरे सभी राज्यपालों से विशेष आग्रह है कि आप स्वयं इसका मॉनिटर करिए, क्योंकि नागरिकों को FIR करने से न्याय मिलता है, ये भाव नॉर्थ ईस्ट में खड़ा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पुलिस का पूर्ण फोकस 4 दशक तक इंसर्जेंसी के साथ लड़ने में रहा है। अब इंसर्जेंसी नहीं है, तब नागरिक के अधिकारों को हमने प्रस्थापित करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस का फोकस, ये दोनों हमें बदलना पड़ेगा। तभी जाकर हम संविधान दत्त अधिकार जो पूरे देश के नागरिकों को मिले हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को दे पाए। PMDI अब तक 6600 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। नागालैंड और कुछ योजनाएं एकदम पाइपलाइन में है। मुझे पूरा भरोसा है कि 6600 करोड़ से हम कुछ ही महीनों में 9000 करोड़ तक पहुंच जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़कें, विद्युत परियोजनाएं, शिक्षा परियोजनाएं, स्वास्थ्य परियोजनाएं, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की परियोजनाएं, ये मिलाकर लगभग 111 से ज्यादा परियोजनाओं ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ED को मंजूरी दिए जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को इसकी उम्मीद थी। यह बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक तरह से अरविंद केजरीवाल को दंडित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली के CM नहीं है और उन्हें शराब घोटाले के लिए सजा मिलेगी। पहले से दिल्ली के लोग अपेक्षा कर रहे थे और इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये निर्णय आना ही था, क्योंकि सरकार को ED जब कोई चार्जशीट दायर करती है तो आगे चलाने के लिए परमिशन लेती है। वो परमिशन सरकार ने दिया है और अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट सजा भी दे चुकी है। एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद पे नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि उनके विधायक कम हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आप CM की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, CM ऑफिस नहीं जा सकते। तो पहले से जो ऑब्जर्वेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि आप दोषी हो,
अब उसी को ईडी ने केस चलाने के लिए बात करी है, उसको परमिशन मिला है। और आप देखिए, मैं कई मुद्दों पे ना मेरे बस आंख से आंसू नहीं निकलते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, 21,000 लोगों को अस्पताल में मरने को मजबूर होना पड़ा अरविंद केजरीवाल के गंदे पानी के कारण। अरविंद केजरीवाल को अपने किए की सजा, शराब घोटाला जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी कानून पे हमारा भरोसा है, जांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा होगी। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत राज्य के अमीर शेख मिसल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे। यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि 43 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री कुवैत गए हैं। सभी मध्य पूर्व के देशों से भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। यह भारत ही है जहां पर संयुक्त अरब अमीरात ने यह समझौता किया कि वह अपने तेल भंडार को भारत में रखेगा। इससे हमारे भी तेल भंडारण में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बड़ा हिस्सा करेगा। हम बहुत बड़े गैस के और 43 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री कुवैत जा रहे हैं। और न केवल कुवैत बल्कि संयुक्त अरब अमीरात भी जाने वाले 20 वर्षों के बाद वह थे, जहां पे इस देश की बहुत बड़ी आबादी को रोजगार मिलता है। सभी मिडिल ईस्ट के देशों से भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं। यह भारत ही है जहां पर संयुक्त अरब अमीरात ने यह समझौता किया कि वह अपने तेल रिजर्व्स को भारत में रखेगा। इससे एक हमारे भी तेल रिजर्व के में एक बहुत बड़ी मदद होगी। और कुवैत का प्रधानमंत्री जी का दौरा ऐतिहासिक होगा। हमारे जो डीजल पेट्रोल को लेकर के जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूर्ति करने में कुवैत भी एक बहुत बड़ा हिस्सा करेगा। हम बहुत बड़े गैस के और डीजल पेट्रोल के आयातक देश हैं। इन देशों के साथ कहीं न कहीं यूपीए की सरकारों ने संबंध काट दिया था। आज हर देश, चाहे वह सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, ईरान हो, सभी देशों के साथ मोदी जी ने इतने अच्छे संबंध बनाए हैं कि एक नया इतिहास रचा जा रहा है और भारतीयों को उन देशों में नई प्रतिष्ठा मिल रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा कर रहा हूं। अब दलित समुदाय का कोई भी छात्र जो दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी। उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आजादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप
बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 जय। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मामलों को लेकर अपराध शाखा को सौंपे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है वो अशोभनीय हरकत है। पूरे सत्र को राहुल गांधी जी एलओपी है, संवैधानिक पद पे है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो अशोभनीय हरकत। कभी सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करते, सबको अधिकार है धरना देना, शॉटिंग स्लोगन करना, लेकिन ये जानबूझ करके बगल से रास्ते से नहीं जा करके बीच से जाके प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत वो धक्का मुक्की में गिराना, उस अभी तक आईसीयू में भर्ती है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था, और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। तो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए उन पर केस। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह फर्जी खबर है, मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहाँ है? दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है। झूठी और बेबुनियाद खबर सुबह से चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि इसका सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने किसी प्रकार का कोई मंजूरी का पत्र दिया है तो मैं कह रहा हूं उसको दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। कहां है वो मंजूरी का पत्र? ईडी को मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी अगर उन्होंने दी है तो उसका पत्र दिखाइए ना। तो ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाने के पहले मेरे ख्याल से तथ्य और प्रमाण होना जरूरी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पत्र एलजी सक्सेना ने नहीं दिया। हालांकि आप इससे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव किसी भी दिन डिक्लेयर हो सकता है, उससे पहले अगर आपके मुखिया को, मैं कह रहा हूं पहले पत्र आएगा तब तो कोई जवाब देंगे। आप एलजी सक्सेना का पत्र दिखाइए, पत्र पहले आने दीजिए। उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 में आग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा पहली बार 4ATV फायर रोबोट और अन्य अत्याधुनिक के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ मेले का प्रारंभ आपको बता दें कि 13 जनवरी से होने जा रहा है, 13 जनवरी 2025, और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मामलों को अपराध शाखा को सौंपे जाने पर कहा, यह बहुत दुखद है, केवल मीडिया में प्रचार बनाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। दुखद है दिल्ली पुलिस के जो
इलाका आता है और जो उनके मामले उनके अंतर्गत आते हैं उनको जांच करने देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकाल के दे दे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा किसने क्या किया है। और जब जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो खुद से कह रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी सामने खड़े थे, पीछे से धक्का दिया गया, तो मामला किन पर बनता है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनके पीछे होंगे, नेता के पीछे, और उन्होंने धक्का दिया। अब तो स्पष्ट हो गया है। वो आईसीयू में रह करके मुकेश राजपूत बयान दे रहे हैं, बावजूद ये नौटंकी चल रही है। मैं समझता हूं इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, और सच पूछिए तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो अपमानित किया है अमित शाह ने, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा आभार बैठक को लेकर पार्टी नेता बंधु तिर्की ने कहा है कि आभार समागम का मतलब जनता के प्रति आभार व्यक्त करना है। कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वर्तमान हालात पर और सभी चीज़ों के बारे में प्रोत्साहित करना है। लोगों को संविधान के बारे में जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम लोगों की समस्याओं को सुनकर और जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में बताएंगे। आने वाले दिन में संगठन को कैसे मजबूत करेंगे और इसके लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी रणनीति तैयार करेंगे। समागम का मतलब कि हम जो हमारे जनता हैं, जो मतदाता हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत में हमारे जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जो वर्तमान राजनीतिक जो हालात है और उन तमाम चीज़ों के बारे में लेकर के उनको मोटिवेट करना। और आज जरूरत है जिस तरह देश की राजनीतिक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जैसे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ में जो अपमान हुआ जो उसका लेकर के, तो आज संविधान के बारे में जानने की जरूरत है। गांव में, शहर से लेकर के गांव में, प्रखंड स्तर में आम लोगों को, हम लोगों की बुनियादी समस्याओं के साथ साथ हम दो लोगों का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, संविधान के तहत इन चीजों को भी हम कैसे बताएं। तो इसके लिए कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी मिल करके एक रणनीति तय करेंगे कि आने वाले दिन में भी हम संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे लोगों तक जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है उस योजना को कैसे वो लोग, हमारे लोग लाभान्वित हो पाएंगे। दूसरी बात है कि जहाँ पर हम लूच किए, जो सीट हारे हैं, उसके लिए आपसे हमारी क्या तैयारी होगी। जहां हम जीते हैं वहां बेहतर जनता के अपेक्षा सरकार की जो योजना है, चाहे मैया समान योजना हो, चाहे और भी योजना हो, आपका आवास संबंधित मामला हो, इस मामलों का, ऐसी चीजों को लेकर जनता तक जाए हम। और जो हमारा पार्टी का जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, इस चीजों को हमको लोगों के बीच में बताना है। ये तमाम चीजों को लेकर एक तरफ से कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम आज किया जाएगा। संसद में जो हुआ हंगामा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, बीजेपी एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो दिल्ली की जनता के आकांक्षाओं को परिलक्षित करे। व्यापारी वर्ग, उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग भी आपके टूटे हुए वायदों के दंश को सह सहकर थक गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़कों की हालत जर्जर है। दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए। अभी आप देख रहे हैं हम लोग करोड़बाग के बीकानेर चौक में आए हैं। पहले तो हम लोगों ने सिग्नल पे लोगों से बात करी, वहां पर उनको पर्चे दिए। अब हम लोग व्यापारियों के पास भी जा रहे हैं। भाजपा एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है और हम चाहते हैं कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करे और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी तक जो जनरल बातचीत हुई है उसमें व्यापारीगण भी आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों के दंश को सह सह के थक गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़कों की क्या जर्जर हालत हो रही है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज और ड्रेनेज, ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी की पूरी तरह केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लेकिन इन सबको लेकर अगर आप दिल्ली में देखें तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दिल्ली को अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। की बात करिए आपने, संजीवनी स्कीम हो गई या फिर महिलाओं के लिए पैसा हो गया, ये सब कैसे देखें? आज अम्बेडकर घोषणा भी करी गई है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से
1 दशक तक आपने यहाँ पर सत्ता भोगी है, लेकिन दायित्व नहीं उठा। ये योजनाएं जो आप आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, ये यही परिलक्षित कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जन कल्याण केवल एक चुनावी जुमला है। एक एक योजना को उठाकर देख लेते हैं। सबसे पहले है जो इन्होंने महिलाओं के लिए योजना घोषित करी है। याद होगा पंजाब में भी इन्होंने 3 साल पहले 2021-2022 में यही योजना घोषित करी थी। आज तक 1 रुपया नहीं आया पंजाब की बहनों के खाते में। दिल्ली की बहनों को भ्रमित करना इन्हें बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और बाकी भी जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं संजीवनी योजना की, तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के 7 सांसद चले गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट और वहां पे पूछा जा रहा है कि इन्होंने आयुष्मान भारत दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दी, जिसके तहत 70 वर्ष से बड़े सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है। तो अब इनको बुजुर्गों की याद आ रही है। ये पूछना चाहूंगी, क्या 1 दशक से दिल्ली के बुजुर्ग नहीं थे क्या, या सम्माननीय नहीं थे? केजरीवाल जी को केवल चुनाव के आसपास याद आए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, आज जो इन्होंने स्कॉलरशिप की बात करी, अरे आपके पास तो पैसा ही नहीं है सरकारी कोष में। 7,000 करोड़ रुपए के बजट डेफिसिट में है दिल्ली, यही रिपोर्ट है। खुद माननीय चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने नवंबर 2024 में केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का पैसा मांगा है। तो ये झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को केवल अपने राजनीतिक सुख के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।